स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज हम जानेंगे वंशानुक्रम जो है उसकी विशेषताएं और साथ ही जो शेषवावस्था है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी लक्ष्य को चाह रहे हैं तो उसके पीछे पूरा जी जान से जुट जाइए, पक्का आपको वो सफलता जरूर मिल जाएगी। तो चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे आज हम वंशानुक्रम की विशेषताएं। वंशानुक्रम की विशेषताएं जानने से पहले हम बात करेंगे, कल हमने जैसे कि कई सारे वैज्ञानिकों के बारे में जाना था, जैसे कि मैकाइवर, पेज, इन्होंने क्या कहा है जो वंशानुक्रम की विशेषताएं हैं और वातावरण, ये दोनों चीज़ें किस तरह से हमारा जो विकास है उसको प्रभावित करती है, कितना कितना योगदान है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल की क्लास में बात करी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ वंशानुक्रम जो है उसके फैक्ट है वो पहले आप जान लीजिए। फैक्ट है फैक्ट है एक तो शेषवावस्था में पोषण कहाँ से मिलता है। शेषावस्था में पोषण जो मिलता है वो बच्चे जो शेषावस्था है उसमें बच्चे को पोषण जो मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा या फिर इसे हम गर्भनाल भी कहते हैं, जिससे कि बच्चा माँ से जुड़ा रहता है। तो पोषण भी बच्चे को जो मिलता है वो यहीं से मिलता है। पोषण बच्चे को जो पोषण मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा यानी गर्भनाल से। और बच्चा जो है जुड़ा किससे रहता है, बच्चा जो है एमनिकल कॉर्ड से माता से जुड़ा रहता है। इसके बारे में आप एक बार जरूर जो है गूगल पे एक बार इसकी इमेज वगैरह जरूर देख लें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने जान लिया क्या क्या। एक तो प्लेसेंटा जो है गर्भनाल, उससे बच्चा जो है माँ से जुड़ा भी रहता है, पोषण भी उसी से मिलता है। एमनिकल कॉर्ड जो है उसी से रिलेटेड है और इससे बच्चा माँ से जुड़ा रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वंशानुक्रम की विशेषताओं के बारे में, और साथ साथ आप जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि हमारे और आप सबके लिए जो है क्लास इजी हो जाए। वंशानुक्रम जो है फिर से आप जान लीजिए जन्मजात वंशानुक्रम जो गुण जो जीन्स वगैरह हमें मिलते हैं वो हम कल जान चुके हैं कि पहले ही मिल जाते हैं, जन्मजात होते हैं ये। और इसमें क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से देख ले। में जीन्स जो वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। वंशानुक्रम जो है वंशानुक्रम जो है इसका मूल आधार क्या है। वंशानुक्रम का जो मूल आधार है वो क्या है, गर्भधान। गर्भधान जो है वंशानुक्रम का मूल आधार है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया था कि बच्चे में जो जीन्स होते हैं कितने आते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे के अंदर, 43 होते हैं। और इसमें से जो माँ होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। 23 माता के और 23 पिता के। तो ये चीजें जो है हमने जान ली थी कि 7 पीढ़ियों का जो असर है वो बच्चे में आता है। 7 पीढ़ियों की जो गुण है वो सारी चीजें जीन्स के द्वारा बच्चे के अंदर आ जाती है। तो ये क्या हुआ, इससे पता चल जाता है कि वंशानुक्रम का जो मूल आधार है वो गर्भाधान है, क्योंकि जो वंशानुक्रम गुण आते हैं वो गर्भाधान के द्वारा ही बच्चे के अंदर आते हैं। क्वेश्चन आपको दे दे, जन्मजात गुणों का समूह है, क्या है जन्मजात गुणों का समूह क्या है। ऑप्शन है आपका जो है गर्भधान, या फिर वंशानुक्रम, या फिर जो है आपका वातावरण है, या दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जन्मजात लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जन्मजात लिखा हुआ है। तो जन्मजात गुणों का जो समावेश होता है, जो समूह होता है वो क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। अब बात करेंगे हम HB हरलॉक के बारे में।
ईबी हरलॉक के बारे में, एलिजाबेथ हरलॉक जो है, इन्हीं का जो है जो वंश अवस्थाएं बांटी गई है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है पढ़ी जाती है और क्वेश्चन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ईबी हरलॉक जो है, ईबी हरलॉक, इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक है प्री नेटल और एक है पोस्ट नेटल। प्री नेटल यानी जन्म से पहले, जन्म से पहले, और पोस्ट का मतलब ही समझ रहे हैं, जन्म के बाद। तो ये 2 अवस्थाओं में इससे किसने बांटा है, एचबी हरलॉक जो है, इन्होंने ईबी हरलॉक जो है उन्होंने बांटा है। जो प्री नेटल है इसे क्या क्या, ये 3 भागों में बांटा गया इसको। एक तो है बीजावस्था, जिसे ही डिंबावस्था भी कहते हैं, जर्मिनल, जर्मिनल, या फिर जायगोटिक। ये चीज ध्यान रखें, हमने कल की क्लास में जायगोटिक शब्द पढ़ा था, आप एक बार याद करके देखें कि कहाँ पढ़ा था, और लास्ट में मैं आपको बता ही दूंगी। बीजावस्था, डिंबावस्था, जर्मिनल या फिर जायगोटिक, ये 3, ये सारे नाम एक ही हैं और ये आप एक बार याद कर लें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि होता क्या। वैसे आप इजीली इससे लर्न कर सकते हैं। बीजावस्था यानी बच्चे का जहाँ से बीजारोपण हो रहा है वो ही है। डिंबावस्था यानी एक जो है आपको आगे पढ़ाएंगे कि बच्चा जो है, एक बच्चे के लिए पहले एक जो है कोश बनता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो उसमें रहना शुरू करता है। जर्मिनल कॉर्ड और जायगोटिक ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद में है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था का मतलब है बच्चा जब 2 सप्ताह तक बच्चा क्या होता है, भ्रूण होता है। 2 सप्ताह तक बच्चे का क्या रहता है, भ्रूण। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक बच्चा क्या रहता है, भ्रूण होता है, छोटा सा बिल्कुल एक बीज के रूप में होता है। और एम्ब्रियोनिक भी कहते हैं, फिटस यानी गर्भावस्था। तो इनका टाइम पीरियड क्या क्या रहता है और यही क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं। बीजावस्था जो है ये क्या है, जन्म से 2 सप्ताह तक रहती है, और जायगोटिक अवस्था जो है वो 2 सप्ताह से 2 माह है, जन्म से लेके 3 वर्ष तक। गर्भावस्था जो है वो कब से कब तक देख लीजिए। जायगोटिक जो है, पहले सबसे पहले जायगोटिक जो है वो कितनी रहती है, जायगोटिक इसको यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ही गड़बड़ हो रही है। जायगोटिक और ये तो सारी चीजें एक ही हैं। जन्म से लेके 2 सप्ताह तक जायगोटिक रहती है। इसके बाद में जो एम्ब्रियो वाली या भ्रूणावस्था जो रहती है वो कब तक रहती है, 2 सप्ताह से लेके 2 माह तक रहती है। और इसके बाद में जो आपकी फिटस यानी गर्भावस्था है वो 3 माह से लेके जन्म तक रहती है। तो बच्चे के जन्म होने से पहले की अवस्थाएं हैं जिन्हें हमें एकदम अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं पोस्टनेटल में। पोस्टनेटल की बात करते हैं। पोस्टनेटल में आप कई सारी अवस्थाएं देखेंगे। इसमें पहली पोस्टनेटल जो है, पोस्टनेटल या आप इसको क्या कह सकते हैं, गर्भावस्था के बाद वाली जो बातें हैं वो सब चीजें इसमें आएंगी। तो पहली जो अवस्था है, पोस्टनेटल की अवस्थाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि ये क्या है आपकी वृद्धावस्था तक चलती है, तो ये बहुत सारी अवस्थाएं हैं। पहला जो है वो है इन्फेंसी, दूसरी बेबीहुड, तीसरी है चाइल्डहुड। इसकी जो टाइम पीरियड है कितना कितना रहता है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड के बाद में आपकी है प्यूबर्टी, एडोलसेंस शब्द हमने कहाँ पढ़ा था और इसके बारे में किसने बुक लिखी थी, इसमें क्या लाइन थी वो भी आप ध्यान रखें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि एडोलसेंस नामक बुक जो है किसने लिखी थी। और एक जो लाइन है स्पेशली एग्जाम में आती है वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि वो लाइन क्या है, अगर आपने पिछली से पिछली क्लास देखी है तो। एडोलसेंस। इसके बाद में है प्रौढ़ावस्था यानी एडल्ट अवस्था, एडल्ट।
और इसके बाद में हम यहाँ पर लिख देते, एक बार इनकी पहले हम टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस कर लें। इन्फेंसी की अवस्था है जो हमने अभी देखा ही था, जन्म से लेके 2 सप्ताह तक रहती है। और बेबीहुड यानी बचपना अवस्था, बचपना अवस्था कहाँ से कहाँ तक रहती है? 2 सप्ताह से 2 माह तक, सप्ताह से 2 वर्ष तक रहती है। और चाइल्डहुड जो है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। और आपकी प्यूबर्टी एज जो है वो 12 से 14। इसके बाद में आपकी एडल्सेंस है, एडल्सेंस जो है 13 से लेके, इसके बाद में जो है मिडल एज आ जाएगी आपकी, यहाँ लिख देते हैं प्रौढ़ावस्था, या जिसको प्रौढ़ावस्था हो चुकी है। प्रौढ़ावस्था के बाद में आ रही है आपकी मिडल एज। मिडल एज ये कहाँ से कहाँ तक रहती है आपकी? ये रहती है जैसे कि ये प्रौढ़ावस्था 40 से लेके 40 से 60 तक। और इसके बाद में आती है वृद्धावस्था जो रहती है 60 से लेके मृत्यु तक। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें जो है ईबी हरलॉक के अनुसार है, जो कि इन्होंने अपने जो इन्होंने कई सारे रिसर्च की, उसके बाद में ये अवस्थाएं बताई कि इससे इस माह से इस माह तक रहती है। और ये चीज़ आप ध्यान रखें कि सभी वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अपने थॉट जो है अपने ही बच्चों पर रिसर्च की, उसके बाद में दिए। इन्फेंसी एक बार बात कर ले दोबारा से। इन्फेंसी अवस्था जो है वो जन्म से लेके 2 सप्ताह तक रहती है, यानी शैशवावस्था जो है। इसके बाद में बेबीहुड यानी बचपना अवस्था 2 वर्ष तक रहती है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। चाइल्डहुड जो है 2 वर्ष से लेके मध्यावस्था। और ये जो चाइल्डहुड है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व और उत्तर। पहले पूर्व का मतलब क्या रहता है? इन्हें आधे आधे भागों में बांटा गया, ये चीज ध्यान रखें। ये क्या है? 2 से लेके 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। उत्तर जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है। ये चीज आपको इसके साथ जोड़नी है कि ये जो चाइल्डहुड है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। किस किस में? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है? 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक रहती है। उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक रहती है। इसी तरह से जो आपकी एडल्सेंस है वो भी 2 भागों में, 13 से लेके आपकी कहाँ तक है? 13 से लेके 18 तक। और उत्तर जो किशोरावस्था है वो 18 से लेके 21 तक रहेगी। तो ये आधे आधे भागों में बांटी गई है, जो कि आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडोलसेंस, एडल्ट एज एंड आपकी क्या होगी? मिडल एज एंड ओल्ड एज। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बात करते हैं आगे। एडल्सेंस, सॉरी आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एडल्सेंस का जो पूर्व किशोरावस्था है वो 13 से 14 है। और उसके बाद में ये जो है 16 से लेके 21 तक है। ये चीज देख लें एक बार आप। 13 से 18 नहीं है, पहली क्या है? 13 से 16 और दूसरी है आपकी 16 से 21 वर्ष। अब जो बाल्यावस्थाएं हैं उनके बारे में, जो बच्चे का विकास है किन किन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग, उसके बारे में कुछ और वैज्ञानिकों ने भी अपना जो है क्लासिफिकेशन दिया है। लेकिन हमें पढ़ना जो है ईबी हरलॉक के अनुसार ही है। एक बार आप इसे जरूर पढ़ लें। शैशवावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जो है इसे कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 5 वर्ष है। बाल्यावस्था जो है 5 से लेके 12 तक है, 5 से 12। और किशोरावस्था जो है 12 से लेके 18 तक है। लेते हैं कार्ल सैनिक की, और इन्होंने भी अपनी तरफ से जो है बांटा है। कार्ल सैनिक है, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो फटाफट से हमने इसको लिख लिया है। शैले शैशवावस्था इन्होंने किस तरह से बांटा? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है
और इन्होंने जो 3 ही क्लासिफिकेशन दी है, शेषावस्था 1 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12 और जो किशोरावस्था है वो 12 से लेके 18 तक। कार्ल सैनिक जो थे इन्होंने गर्भावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक उत्तर, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था इस तरह से इसे बांटा है। अब हम बात कर लेते हैं इन्फेंसी यानी शैशवावस्था के बारे में, क्या स्टेज होती है, क्या चीजें होती है इसमें, और ये जो है हमारा लास्ट टॉपिक है और आगे जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इन्फेंसी जो है, इन्फेंसी को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका, एक जो है इसको कहते हैं पार्टियोनेट और दूसरा जो है वो है नियोनेट। यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। अभी 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था, तो आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह आप इसका ले लें। पार्टियोनेट ये आया था क्वेश्चन, जो है इसकी अवस्था पूछी गई थी कब से कब तक रहती है। तो पार्टियोनेट की जो अवस्था है ना वो जन्म से लेके 15 से 30 मिनट तक रहती है। और यहाँ पर नियोनेट जो है इसकी जन्म से लेके 30 दिन रहती है, जन्म से लेके 30 दिन तक रहती है। अगर ऑप्शन आपके दोनों आ रहे हैं, 15 और 30 मिनट दोनों ही आ रहे हैं ना, तो आप टिक जो है 30 मिनट पर लगाएंगे, यही सही है। 15 से 30 जो है ये दोनों आप याद रखिए कि हाँ ये इस तरह से। लेकिन अगर ये दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर, और अगर अलग अलग मान लीजिए 15 है 30 नहीं दिया हुआ है तो 15 पर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर पार्टियोनेट जो है इसे 2 भागों में जन्म से लेके 15 या 30 मिनट तक है और नियोनेट जो है जन्म से लेके 30 मिनट तक होती है। अब बात कर लेते हैं शैशवावस्था के बारे में। इसमें होता क्या क्या विशेषता है इसकी, तो इसमें क्या रहता है, अपरिपक्वता। वैसे सारी क्लास ही इंपॉर्टेंट होती है, परंतु आज की क्लास जो है हर लाइन से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अपरिपक्वता है पहला, तो दूसरा है पराश्रिता। इसका डिटेल में आपको अभी बताएंगे हम। व्यक्तिगत विभिन्नता, यहाँ लिख देते हैं समायोजन। तो पहला क्या, अपरिपक्वता, बच्चा जो जन्म लेता है तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता है। दूसरा मतलब उसके अंगों में भी किसी तरह का जो है मैच्योरिटी नहीं रहती, इसीलिए वो जो है हमेशा बच्चा जो माँ की गोद में या कोई ना कोई उसके पास रहता है, मतलब वो खुद से कुछ अपना काम नहीं कर पाता। दूसरा वो दूसरे पर निर्भर रहता है, जो भी उसको ध्यान रख रहा है, जो भी उसकी केयर टेकर है, उनके ऊपर वो पराश्रित रहता है। तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नता, हर बच्चे के अंदर अपनी एक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, चाहे वो शैशवावस्था हो या फिर बाल्यावस्था हो, बचपना अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, हर बच्चे में अपनी खुद की एक व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। नेक्स्ट है समायोजन। बच्चे को कई सारी चीजों के साथ समायोजन करना पड़ता है, चाहे वो ताप हो, चाहे वो उत्सर्जन, पाचन और पोषण। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो बच्चे को किसी भी तरह का जो है पोषण समायोजन नहीं करना पड़ता है, लेकिन जन्म के बाद ताप के साथ बच्चा एक माँ के गर्भ में जो है प्लेसेंटा के अंदर रहता है, जिसमें कि तापक्रम जो है बिल्कुल उसके अनुसार ही होता है, परंतु जब वो दुनिया में आता है तो तापक्रम से भी उसको जो है समायोजन करना पड़ता है। दूसरा है उत्सर्जन। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो किसी तरह का कुछ भी इंटेक नहीं करता है, तो उसका उत्सर्जन जो अंग है वो भी एक्टिव नहीं होता है उस समय। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उत्सर्जन अंग जो है उसके एक्टिव होते हैं, और उस चीज के लिए भी उसको उस जो भी इसका एटमॉस्फेयर है उसके साथ समायोजन करना पड़ता है। यहाँ पर एक आपको बात बता दें कि बच्चे का जो पाचन उत्सर्जन है उसमें बच्चे की जो बच्चे के साथ जो बहुत बड़ा सहायक होता है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो होता है मिल्क वाला चैप्टर। हमने पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर आप जानना चाहें तो उसे देख सकते हैं। और कोलेस्ट्रम होता है जो कि येलो चिपचिपा पदार्थ होता है, और यही जो है बच्चे के उत्सर्जन और पाचन में जो है मदद करता है। इसके बाद में है पाचन यानी
पाचन यानी बच्चे का जो पाचन हो रहा है, बच्चा जब पेट में होता है तब तो उसे किसी तरह का पाचन डाइजेशन वगैरह करना ही नहीं पड़ता, लेकिन जब जन्म ले लेता है तो उसके बाद में उससे कई सारी उसके जो पाचन अंग है वो एक्टिव हो जाते हैं और उसके साथ भी उसे समायोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट है पोषण। बच्चे को पोषण भी माँ के गर्भनाल से ही मिल रहा होता है अंदर जब होता है, लेकिन बाहर आने के बाद में पोषण से भी उसको समायोजन करना पड़ता है। आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और उम्मीद कर रही हूँ आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें, नोट्स बनाइए ताकि आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे और दूसरी जो अवस्थाएं हैं जो कि ई.बी. हरलॉक ने बताई है उनकी विशेषताओं के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी जो क्लासेस है वो अच्छे से समझ में आ रही है और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। क्लास खत्म करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।